चैप्टर नंबर 5, रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। भारत में 6 लाख गांव है, 6 लाख विलेजेस। कितने डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में? 36 डिस्ट्रिक्ट्स महाराष्ट्र में है। नाउ तुम सोचो, 6 लाख गांव इंडिया में है, और इंडिया में गांव में कितने लोग रहते हैं? 83 करोड़, जिसमें से 11 करोड़ फार्मर्स है। इफ यू सी द क्वालिटी ऑफ लाइफ, आजादी के बाद या इंडिया के हिस्ट्री में पहली बार मार्च 31, 2022 को तक पूरे देश में इलेक्ट्रिसिटी आया। दूसरा, दिसंबर में बीएसएनएल 4G लॉन्च कर, 4G 5G नहीं, 5G अगले साल लॉन्च होगा। सो तुम सोचो कि इंडिया को बहुत आगे जाना है, लेकिन गांव के प्रगति के बिना इंडिया कैसे आगे जाएगा? लॉजिक समझ में आ रहा है? यदि पॉपुलेशन का करीबन 68% लोग गांव में रहते हैं और हम 32% पे ही 5G लगाएंगे, तो बाकी लोग का क्या हो? तो रूरल डेवलपमेंट क्या होता है? ये जो गांव है, ठीक है, इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक हालात। तुम लोगों का डेवलपमेंट तब कर सकते हो जब डेवलपमेंट एजुकेशन और पगार के तौर पर। एक बहुत अच्छा स्टैट्स वर्ल्ड वाइड मैंने पढ़ा, यदि वर्ल्ड के सब विमेन का एजुकेशन बढ़ा दिया जाए, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री में साउथ अफ्रीका के देश आते हैं। यूरोप का पॉपुलेशन श्रिंक हो रहा है। यदि सारे विमेन को एजुकेशन का हक मिले तो 300 करोड़ पॉपुलेशन जो बढ़ा हुआ है नहीं होता। आज वर्ल्ड में 800 करोड़ का पॉपुलेशन पिछले वीक क्रॉस हो गया, ठीक है। और बाय 2050 वी एक्सपेक्ट 1000 करोड़ का पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड। तो डेवलपमेंट की जब बात करते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं पॉलिटिशियंस, इंक्लूसिव, सब एरिया में। लेकिन इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकल, पैसा। वहां पे नासिक ले लो, नासिक टीयर 2 सिटी है, मुंबई टीयर 1 में आता है। आज भी यहाँ पे 8-9 हजार, 8 से 9 हजार रुपये महीने में लोग जॉब करते हैं। और इफ यू चेकआउट, गांव में 5-6-7 thousand रुपीज अ मंथ में लोग काम करते हैं। और मिनिमम डे जो हाजिरी है, मतलब द पर्सन हु कम्स ऑन अ डेली जॉब, उसको 213 रुपया डेली का सैलरी मिनिमम देना होगा। इफ तुम किसी को काम पे बुलाते हो, उससे कम। अब रूरल डेवलपमेंट के 4 स्फीयर्स है, एरिया है। एग्रीकल्चर, जिसमें मैकेनाइजेशन, हाई यील्डिंग सीड्स, सीड्स में डुप्लीकेट सीड्स बेचने वाले पाए गए, और अभी गवर्नमेंट ने नया कायदा लाया, इफ यू आर सेलिंग सीड्स जो डुप्लीकेट है तो एफआईआर दर्ज होगी। लोग खरीदते हैं, तुम बोलोगे सीड्स का क्या है भाई? प्याज का सीड विल कॉस्ट यू 6000 रुपीज अ केजी ना, 6000 रुपया किलो का दाम है कांदे के सीड्स का। इट डजंट कम चीप। फिर एग्रीकल्चर में क्रेडिट और ट्रांसपोर्ट, वो भी हम देखेंगे, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म क्रेडिट। कम टू द एजुकेशन साइड, तुमको एक डेटा देता हूं। तुम ग्रेजुएट होंगे, 94% ऑफ एमबीएस आर यूजलेस, जॉब के लायक नहीं है। 88 टू 89% ग्रेजुएट्स के पास नॉलेज नहीं है। इंजीनियर्स 84 टू 85% कुछ काम के नहीं। ये इंडिया का फिलहाल का स्टैटिस्टिक्स है। तो एजुकेशन में टेक्निकल नॉलेज लोगों को रहता नहीं है, ठीक है। स्किल लेवल एग्रीकल्चर, अच्छा स्किल नहीं रहा तो गांव के लोग जो शहर में आते क्या करते हैं? इधर दे बिकम वॉचमैन, या पत्थर तोड़ते हैं, या वेटर का काम करते हैं। एनी जॉब विच विल पे देम 150, 200, 250, 300। अच्छा, तुमको कारपेंट्री का स्किल जॉब चाहिए, एंड इफ यू अटेन दैट स्किल, कितना मिलता है दिन का? एनी आइडिया? इफ यू आर स्किल्ड कारपेंटर, तुम किसी के अंडर काम करते हो, 700 टू 800 रुपीज अ डे मिलता है। और बहुत सारे यूपी के लोग आते हैं। फिर सर्विसेज, हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन।
ऐसा पाया गया गांव में 50% कर्जा डूब जाता है। गांव वालों की ये फार्मर्स की नीयत साफ है, बट आधा ही देश इरिगेटेड है, बाकी बारिश पर डिपेंडेंट। बारिश का ठिकाना नहीं, कर्जा लौटा नहीं पाते। सो बैंकिंग का भी एक दिक्कत आता है। कम्युनिकेशन तो मैंने बता दिया, बीएसएनएल का अभी से 4G लॉन्च कर रहा है, 5G अगस्त अगले साल, वो भी बोला है अगस्त में, लेकिन मुझे नहीं लगता इतना फास्ट हो पाएगा, देखते हैं। और विलेज इंडस्ट्रीज में मॉडर्नाइजेशन, तुम देखो विलेज इंडस्ट्री क्या काम करेंगे? एनीथिंग रिलेटेड टू वुड या अचार या पापड़, रिलेटेड टू एग्री ही होगा ना उनका अल्टीमेटली। सो ये एरियाज में तुम डेवलप कर सकते हैं। तो वर्ल्ड बैंक क्या बोलता है, रूरल डेवलपमेंट क्या है? तुम इकोनॉमिक, आर्थिक और सोशल लाइफ। ना सोशल लाइफ क्यों? इफ तुम यहाँ पे मुंबई में जाते हो तो यू कैन हैव अ सैटरडे नाइट पार्टीज, वहां पे देर आर पब्स एंड जिम्स एंड, बोलते हैं ना, एवरीथिंग जो विच विल लीड यू टू हैव अ क्वालिटी ऑफ लाइफ। नासिक में भी आई थिंक बीएलवीडी करके जगह में सैटरडे ऑर्केस्ट्रा या कुछ ना कुछ पार्टी होता है एवरी सैटरडे नाइट। तो एटलीस्ट सम क्वालिटी ऑफ लाइफ है, कुछ एलिमेंट दो तीन तक का। मुंबई में पूरा का पूरा बीच से लेकर एवरीथिंग इज देयर, जहाँ पे पीपल कैन गो एंड हैंग आउट। गांव वालों का क्या है, सोशल लाइफ। अभी भी जो ख्यालात है वो मॉडर्न करने के लिए एजुकेशन तो देना पड़ेगा। सो व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट एज पर वर्ल्ड बैंक? तुम जो गरीब लोग हैं उनका लाइवलीहुड, उनका इकोनॉमिक स्थिति सुधारो, सोशल स्थिति सुधारो। अभी भी तुम देखो, बोलते ना, छोटा जात बड़ा जात। इफ एक जैसे कुक एक थी, एक बात हो रहा था फैमिली का, उसने एक बोला हम इस कास्ट के, मैंने बोला ओके, उसने बोला ये जात ऊंची जात है। मतलब ऊंच जात, जात या नीची जात अभी भी अपने देश में डिफाइंड होता है, ठीक है। सो रूरल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इन जनरल, एग्री इंडस्ट्रियल सर्विस, ये पूरे देश का जो सेक्टर आते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर में क्या आएगा, प्लांटेशन, फॉरेस्ट्री, फिशरी। इंडिया वर्ल्ड नंबर 2 है इन द फिशरी प्रोडक्शन। इंडिया में सबसे ज्यादा फिशेस कहाँ निकलते हैं? वेस्ट बंगाल तो था, वेरी गुड। और डेयरी, डेयरी, हाँ वो तो था, बोला ही नहीं था तभी। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इज इंडिया। 40 करोड़ लीटर मिल्क आर प्रोड्यूस्ड एवरी डे, नॉट एवरी मंथ और ईयर, एवरी डे। एंड हॉर्टिकल्चर रिलेटेड टू गार्डन्स, फ्रूट्स वेजिटेबल्स में वी आर वर्ल्ड नंबर 2। शुगर केन वी आर वर्ल्ड नंबर 1। मैंगोज वी शुड बी वर्ल्ड नंबर 1। ग्रेप्स, ग्रेप्स का इधर 1 और 2, 1 चाइना रहेगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। नाउ इंडस्ट्रियल सेक्टर, रॉ मेटेरियल को फिनिश गुड्स, टायर इंडस्ट्री का रॉ मेटेरियल कहाँ से आता है? केरला के जंगल से, अ, जो पेड़ से निकलता है ना, तुम्हारे लेटेक्स के रबर्स आते हैं, ग्लव्स जो सर्जरी करते हैं, ये सब का बेसिक रॉ मटेरियल क्या है? जो साउथ इंडिया के पेड़, साउथ इंडिया बाढ़ आ गया था पिछले साल, तो टायर इंडस्ट्री प्रेशर में आ गया था, बिकॉज दे वर डिपेंडेंट ऑन दैट। तो ये सब गांव का ही है, और इसमें स्मॉल स्केल कॉटेज और रूरल इंडस्ट्रीज। सर्विस सेक्टर में अगेन थोड़ा सा बोलते हैं ना, बड़े बड़े तुमको कहाँ पे मिलेंगे, प्लम्बिंग और रेस्टोरेंट और सर्विस और टूरिज्म। हाँ एक बात मैं मानता हूँ, एग्रो बेस्ड टूरिज्म बढ़ रहा है। कुछ रईस लोग गांव में जाना चाहते हैं, दे वांट टू लिव दैट लाइफ, तो लग्जरियस रहता है। उनको एक टेंट में रुकाते हैं, और जो खाना है ना, भाकरी टाइप अच्छा खिलाते हैं, एंड दे हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ अ विलेज लाइफ। आजकल एग्रो टूरिज्म बहुत फेमस हो रहा है। इफ यू गो टुवर्ड्स इगतपुरी, वहां पे यू कैन डू दैट। तो रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट क्या है? पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन। नाउ एक पानी का मेजरमेंट पता है किससे होता है? देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज टीडीएस। टीडीएस से होता है। नाउ इफ यू ओवर फिल्टर द वाटर, टीडीएस कम हो जाता है। बोलते हैं ना, विराट कोहली 600 रुपया लीटर का पानी पीता है,
₹3000 का पढ़ ले, उसका टीडीएस शुड बी 200-300 होना चाहिए ऑन एन एवरेज। नासिक का टीडीएस इज 15-20, 600 रुपए में बोल रहा हूँ तो नॉलेज से बोल रहा हूँ। सो 15-20। अच्छा, इफ यू रिड्यूस ऑन दी मल्टीपल फिल्टर्स, जो यूवी और ये, तो टीडीएस पानी का बढ़ता है। मोर द टीडीएस, मोर द बेटर फॉर द बॉडी। उसके पास एक छोटा सा मशीन आता है, उससे तुरंत मेजर होता है। लोगों को नॉलेज ही नहीं है। अपन शहर में रहते हैं, अपने को नहीं पता। गांव में तो पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, फिल्टर, प्योरीफायर कुछ नहीं है, जैसा है वो लोग पानी पी लेते हैं। सो सिग्निफिकेंस रूरल डेवलपमेंट का है। अच्छा, एक और चीज, यू गो टू अ बीच, तुम काशिद बीच जो है ना महाराष्ट्र के, बीच में चले जाओ, सिर्फ पैर घुटने तक जाओ, ठीक 15 मिनट बाद बाहर आए तो तुम्हारा पैर जलना शुरू हो जाएगा। गोवा में कम देखा गया है। लोग मालदीव्स क्यों जाते हैं? वहां की बीचेस के आजू बाजू फैक्ट्रीज है ही नहीं, केमिकल थोड़ी छोड़ेंगे पानी में। समझ में आ रहा है? इसलिए लोग मालदीव्स और गोवा और कोकन मालवन में बीचेस में ये सब दिक्कत नहीं आता, जितना नजदीक जो है ना, बहुत पैर जलता है। सो हेल्थ एंड सैनिटेशन के लिए उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर, लिटरेसी रेट इन रूरल एरियाज। लिटरेसी मैंने तुमको ऑलरेडी बताया था। इफ सारे के सारे वुमेन इन इंडिया को लिटरेट बनाया जाए प्रॉपरली, देन 2024 इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू क्रॉस चाइना हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। वो कम हो जाएगा। और मैं सिटीज की बात कर, आजकल मेरे जितने 20 साल में स्टूडेंट्स थे, मेजोरिटी लड़कियां 25 के ऊपर मैरिज कर दी। पहले क्या था, 18-19 में शादी करवा देते। और 100 साल पहले तुम लोग शादी की उम्र के हो गए हो, लड़के 18 साल में, लड़की 15 साल में शादी करते थे। सो शादीशुदा लोग क्लास में बैठे होते मेरे, तुम लोग 2 साल में तुम्हारी शादी हो गई होती, 100 साल पहले। 100 साल पहले होता है। तो और फिर तुम्हारा जीवन बस मैरिड लाइफ में जियो एंड बच्चों को संभालो, वैसा ही हो गया होता। एटलीस्ट नाउ लड़कियां आर गेटिंग मैरिड आफ्टर 25, लड़के 28 हो रहा है आजकल। फॉर मुंबई 35 एज एवरेज, औरतें आराम से 35 शादी करते हैं, नहीं करते हैं, दैट इज ओके। सब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है ना, तो ये बदल रहा है इंडिया में। तीसरा, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। लोग बोलते हैं कि वुमेन का एम्पावरमेंट, लेकिन आज भी गांव की औरतें ट्रेडिशनल में रहते हैं। वो लोग अपना मनचाहा ड्रेस नहीं पहन सकते। मर्द जात शॉर्ट्स में जाए, लुंगी में जाए, थ्री फोर्थ में जाए, कोई पूछने वाला नहीं। विमेन का ड्रेस थोड़ा सा 1-2 मिलीमीटर ऊपर नीचे हो जाए, तुरंत कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं। कहाँ से एम्पावर होगा? अभी भी गांव में विमेन का मेन रोल क्या है? घर संभालो, बच्चे पैदा करो, और बिजनेस में तो उनका नॉर्मल फोकस रहता नहीं है। ये लिज्जत पापड़ कुछ 5-7 गुजराती औरत ने शुरू किया था, 50 रुपए डाल के। आज इट्स 1000 करोड़ कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो। तो एम्पावर महाराष्ट्र में एक अच्छा किया है, महिला बचत गट, जिसमें 10 women कैन कम टुगेदर, कंट्रीब्यूट एंड देन बोलते ना एक दूसरे को फंड करना। आगे चलकर हम देखेंगे माइक्रो फाइनेंस के बारे में। माइक्रो फाइनेंस एक ऐसा जरिया है जिसमें तुम्हारे जैसे यंगस्टर्स जो टाइम बर्बाद करते हैं, और बहुत सारे यंगस्टर्स जो सीए करते हैं, ये लोग सब बात करते हैं स्टार्टअप्स के। यदि मेरा कोई सीए से डिस्कस होता है कभी, या बच्चों लोग जो सीए करते हैं 14-15 साल में, दे आर थिंकिंग ऑफ स्टार्टअप्स, दे आर थिंकिंग ऑफ बिग बक्स बट वांटिंग टू क्रिएट समथिंग। सो बहुत फर्क आ रहा है। एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। नाउ व्हाट इज लॉ एंड ऑर्डर? यदि कोई किससे बात कर रहा है एंड पुलिस पूछता है, इफ देर इज नो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, पुलिस कुछ बोलेगा नहीं। बट गांव में, इफ यू सी, शहर में प्रॉपर पुलिस एवरीथिंग है। हमने मूवीज में भी देखा है। गांव में पूरे इंडिया में 140 करोड़ का पॉपुलेशन, हाउ डू यू मैनेज द एंटायर पॉपुलेशन? ये जो लॉ एंड ऑर्डर है। और इंडिया में एक और दिक्कत है, व्हाट्सएप को कैसे रोक लगाना पड़ गया, मोर देन 5 मैसेजेस एक साथ नहीं भेज सकते। ये लॉ एंड ऑर्डर के कारण अपने देश के लोग इमोशनल जल्दी हो जाते हैं, तोड़ फोड़ कुछ लोग करना शुरू कर देते हैं। और
नारेबाजी, पहले ऑफिस, अच्छा लोगों की भी गलती नहीं है पूरे तरीके से इन सम केसेस, जहाँ पे कुछ लोग सुनते ही नहीं है तो फिर लोग ऐसा करते हैं। लेकिन अच्छा एक और चीज, बॉयकॉट ट्रेंड जो आया था ना मूवी का, मेरा सिर्फ एक बोलना है, इफ देर आर गुड मूवीज, हु आर द पीपल टू बॉयकॉट? इफ यू सी पीपल अर्निंग, दे आर अर्निंग वेल, they are creating well. If you have watched the movie like Kantara या ऐसे, they are world class movies. उसको ओपनिंग सीन के लिए they took 35-40 days। अक्षय कुमार एक दिन एक 40 days में एक पूरा मूवी शूट करता है, उसको आई थिंक 35 RRR या किसी कंतरा का ओपनिंग सीन जो है, उन्होंने वो लेवल दिया है। तो इंडिया वाले किसको भी क्या बोलते हैं, डाउन करते हैं ना सोशल मीडिया में, बॉयकॉट कोई जरूरत नहीं है। इफ मूवी अच्छी है वो अपने दम पे चलेगी। कोई एक्टर का पर्सनल लाइफ में तुम ऑफिशियली कैसे ला सकते हो? ठीक है। नेक्स्ट, लैंड रिफॉर्म्स। लेट मी गिव एन एग्जांपल और स्टैट्स। 90% ऑफ द फार्मर्स इन इंडिया own just 30% of the land. 10% farmers own 70% of the land. अब भी जाकर लैंड रिफॉर्म्स बहुत अच्छा आया है। एवरीथिंग इज नाउ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। पहले कागजात में हेरा फेरी करके डुप्लीकेट लोग करते थे। मैं आज एक तेलगी स्कैम देख रहा था, अमेजन प्राइम या किसी में तो नेटफ्लिक्स, बस हेरा फेरी कर सकते हैं वहां पे, प्रिंटिंग, अब बड़ा टाइम लगेगा, बट नाउ एवरीथिंग इज इलेक्ट्रॉनिक है। तुम कैसे करोगे? तुमको कागज में करना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉनिक करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट स्ट्रांग है भाई, ऐसे थोड़ी हैक होते हैं उनके सिस्टम्स। गवर्नमेंट वर्ल्ड क्लास सिस्टम लगाते हैं। पहले इनकम टैक्स के रिटर्न लोग बदल देते थे, कुछ रेट गिरा सीए बदल देता था। आज कैसे बदलोगे? तुमने ऑनलाइन सबमिट किया है, और यदि रेक्टिफिकेशन करते हैं तो रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट आता है। तुम हैक कैसे कर सकते हो? इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, एक सिंपल सा एग्जांपल लो इंफ्रास्ट्रक्चर का। मैंने डैम्स का ऑलरेडी बताया है। कितने डैम्स है इंडिया में? 5000 और चाइना हैज 98,000। कितने रोड्स बनाते हैं अपन? 25 से 35 किलोमीटर पर डे का अपना एवरेज है। चाइना विल हैव वे वे बिगर 50-60। और यूरोप में टनल खोदने का एक अलग मशीन आता है। दैट मशीन, जैसे रेलवे टाइप है ना, तो वो लोग को जो स्पीड लगता है, इंडिया का स्पीड अभी धीरे धीरे उस लेवल पे अपन पहुंच रहे हैं। जो टनल बिल्डिंग है वहां पे मच फास्टर है देन इंडिया। अब भी अभी इंडिया का स्पीड रोड में बहुत जोरदार है। आई थिंक नितिन गडकरी जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्टर है, फैबुलस जॉब इज डूइंग। नासिक, हाँ, हाइपर लूप की बात कर रहा है, वो एलन मस्क का नहीं था बाय द वे। जो वर्जिन एटलांटिक का जो है ना फाउंडर, उसका था वो भी इंडिया में आज नहीं तो कल आ जाएगा। ठीक है। एलन मस्क इसमें नहीं है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिसिटी ले लो। तुम सिन्नर गए हो? वहां का विंड मिल देखा है? इफ यू सी, विंडी एरिया है। पहली बात तो पोल्यूशन इज जीरो, पोल्यूशन इज जीरो। सिर्फ विंड मिल नजदीक जाओगे तो थोड़ा आवाज करेगा, इसके ऊपर वो क्या करेगा? नथिंग। कोई दिक्कत नहीं ना विंड मिल का। स्लाइट जैसे एरोप्लेन का आवाज आता है, वो भी नजदीक जाओगे तो सुनाई में आएगा, दूर जाओगे तो नहीं। और वहां पे 17 से 18 विंड मिल लगा है। इंडिया की बेस्ट कंपनी आई थिंक सुजलॉन है जो ये बनाती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये बहुत बढ़िया काम है जो किया जा सकता है विंड मिल का, लेकिन उसके लिए हवा वाले जगह चाहिए, ठीक है। और ये सोलार, विंड मिल, ये सब इंडिया बहुत फास्ट आगे ग्रो हो रहा है। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, इसके बारे में मैं जब क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट है ना, सिंपल सा है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। 2 साल के अंदर कर्जा लोगे, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, उसको शॉर्ट टर्म बोलोगे। फिर जो इक्विपमेंट है उसके लिए लोगे तो वो मीडियम टर्म होगा, ट्रैक्टर के लिए लोगे तो वो लॉन्ग टर्म होगा, प्रोडक्टिव क्रॉप्स के लिए लोगे, अनप्रोडक्टिव शादी के लिए लोगे। सो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट भी तो चाहिए। अच्छा, एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा संस्था कौन सा है इंडिया में? नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बैंक्स का राजा कौन? आरबीआई। एग्रीकल्चर सारे के सारे का राजा कौन? नेशनल बैंक फॉर एग्री एंड रूरल डेवलपमेंट, वो भी आए। सो
अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट के बारे में और भी डिटेल डिस्कशन इसी वीडियो में करेंगे। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, एक स्टैट्स था बीच में कि every 6th person in the world is an Indian, every third poor person in the world is an Indian। तुम सोचोगे इंडिया में गरीब है, अमेरिका में भी होमलेस पीपल है, होमलेस पीपल अमेरिका में भी है, लेकिन इंडिया में हाउ डू यू इरेडिकेट पॉवर्टी? और तुमको शहर में तो मिलेंगे ही, बट गांव में हटाने का सबसे एक आसान तरीका है, गवर्नमेंट ने मनरेगा स्कीम लॉन्च किया है, पता है व्हाट इज दैट स्कीम? जहां पे यू गेट ए 6 months जॉब एवरी डे, ये 213 का मिनिमम पेमेंट तुमको मिलेगा, 6 months जॉब गारंटी, लेकिन उसके लिए अनएम्प्लॉयड चाहिए। नाउ आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया सिंपल सा है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म कितना होगा? वैसे 2 साल बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली 15 महीना। किसके लिए तुम कर्जा लोगे? फार्मर शॉर्ट टर्म किसके लिए लेगा? सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ठीक है, और हाई यील्डिंग सीड्स, ठीक है। और तीनों में सबसे ज्यादा कर्जा किसका है? शॉर्ट टर्म। लोग शॉर्ट टर्म लेते हैं सबसे ज्यादा। मीडियम टर्म, बाइंग कैटल। कैटल कितना पड़ता है? आज एक फार्मर का लड़का था, ही सेड 30,000, बट दूध जो ज्यादा देती गाय, दैट विल गो एज हाई एज 80-90,000 रुपीज, लाख रुपए तक के भी चले जाते हैं, ठीक है ना कैटल। लॉन्ग टर्म तुम्हारा ट्रैक्टर 5 साल के ऊपर। सो 2 साल यहाँ पे शॉर्ट टर्म, 2 साल से 5 साल मीडियम टर्म, और 5 साल के ऊपर लॉन्ग टर्म। इंडिया में कौन सा स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा क्रेडिट? यूपी, यूपी, ठीक है। फिर पर्पस, प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव क्या? खेती के लिए लिया, अनप्रोडक्टिव शादी के लिए या रिलीजियस सेरेमनी के लिए। इसमें भी सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट क्या है? नॉन इंस्टीट्यूशनल। तुमने सुना है लोग कर्जा देते हैं और तुम गिरवी तुम्हारे सोना ले लेंगे और तुमको 2% 3% महीने पे लेंगे। गांव में श्रोफ सेठ, ठीक है ना। अभी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस क्या है? एक फार्मर है, गांव में तो बड़े बड़े बैंक्स नहीं है, वो किसके पास जाएगा? जो जमींदार या रईस आदमी, उसके पास जाएगा। रईस आदमी बोलेगा ले 5 लाख, तेरा जमीन के कागजात दे, 5% महीने का ब्याज। और ये 40% कर्जा गांव में चलता है। 60% कहाँ जाता है? इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल में तुम 3 भाग में बांट सकते हो, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी और रीजनल रूरल बैंक्स। सबसे ज्यादा गांव में कर्जा कौन देता है? नॉन इंस्टीट्यूशन में कमर्शियल बैंक्स। एक जमाने में कोऑपरेटिव सोसाइटी था, वो कम हो गया, अभी किसका ज्यादा है? कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। और सब के सब गांव में बैंक्स का राजा कौन है? नाबार्ड। ये एग्रीकल्चर कैसे था? आरबीआई ने अपने आप का एक अंग अलग कर दिया, क्योंकि आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज देखता है, आरबीआई देखता है गवर्नमेंट का अकाउंट, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी। आरबीआई कितना देखेगा? तो आरबीआई ने एग्रीकल्चर का अपने आप को अलग करके नाबार्ड बना दिया। 50% आरबीआई, 50% गवर्नमेंट। इसके शेयर्स नहीं मार्केट में, इट इज 100% नाउ ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाबार्ड वाया कोऑपरेटिव सोसाइटी और ये जो बैंक्स है ना, इनके थ्रू एग्रीकल्चर का कर्जा देते हैं, क्योंकि कर्जे के बिना तो होना नहीं है। अच्छा, एक और है शॉर्ट टर्म कर्जा जो फार्मर्स लेते हैं। वो लोग क्या लेते हैं? अभी अंगूर का सीजन आएगा जनवरी में, और पता है तुम्हारे कस्टमर सुलह ये सब रहेंगे, वो लोग बैंक्स को बोलेंगे वी रिक्वायर क्रेडिट फॉर 8 मंथ्स, अभी लो जून में दे दो। हार्वेस्ट आने के बाद शॉर्ट टर्म कर्जा लौटा देते हैं मोस्टली फार्मर्स। हार्वेस्ट खराब आया तो फिर डिलेड होता है। इस साल राइस प्रोडक्शन 8% कम है इंडिया में, ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर रेन्स, बारिश की कमी की वजह से। तुम बोलोगे इससे क्या होता है? भाई 40% राइस वर्ल्ड का इंडिया कंट्रोल करता है, 8% कम, इंडिया ने बैन लगा दिया एक्सपोर्ट पे। सब चावल और मुझे लगता है गेहूं पे भी बैन लगा दिया, क्योंकि बाहर चला गया डोमेस्टिक शॉर्टेज, तो रेट बढ़ जाएगा, फिर कैसे चलेगा, ठीक है। और अगेन गांव की कोऑपरेटिव सोसाइटी। आज मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? तुमने सारस्वत बैंक या जलाराम बैंक, झूलेलाल बैंक, महिला सहकारी, समर्थ बैंक, ये सब का नाम सुना है? रूपी बैंक, लक्ष्मी बैंक। इनमें से तो आई थिंक रूपी बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया आरबीआई ने। अभी ये कैसे ऑपरेट करते हैं? महाराष्ट्र ले लो, महाराष्ट्र में रहेंगे, एक विलेज लेवल, एक डिस्ट्रिक्ट, नासिक जिला बोलते हैं ना, नासिक डिस्ट्रिक्ट है,
और स्टेट, ऐसे तीन। सारस्वत स्टेट पे पूरे अलग अलग स्टेट में सब जगह होगा, और बिजनेस बैंक प्रोबेबली नासिक में होगा। सो प्राइमरी एग्रीकल्चर जो गांव में ही देखेगा, डिस्ट्रिक्ट नासिक डिस्ट्रिक्ट, और पूरे स्टेट में सारस्वत, पूरे स्टेट में। डिस्ट्रिक्ट में तुम बिजनेस बैंक ले सकते हो, ये और भी छोटा हो जाए। सर ये भी सुनने में आया है कि झूलेलाल बैंक का भी लाइसेंस कैंसिल है। एक्चुअली इन पे इल्जाम है ऐसा, एक बार किया था वापिस शुरू हो गया, मैंने जो सुना है। जलाराम बैंक का भी ऐसा हुआ था। भाई ये लोग जब बैंक ओपन करते हैं, तुम अंधाधुंध किसी को कर्जा नहीं दे सकते। ऐसे स्टोरीज है, बैंक कोऑपरेटिव बैंक्स की वजह से बंद हो गया। पीपल्स बैंक कितना अच्छा बैंक था एक जमाने का, बंद हो गया। फिर उसको सारस्वत बैंक के साथ मर्ज कर दिया आरबीआई। तो बंद होने का नुकसान क्या है? पूरे लोग का जीवन का पैसा पेंशन के तौर पर रखा, और उस समय तो मिलता भी नहीं था। फिर पैसा मिलना रुक जाता, और फिर सुसाइड लोग कर लेते। क्या करें फिर, कितने बार बैंक जाएंगे? तो ये सब दिक्कत है, इसलिए बहुत टाइट कर दिया आरबीआई। और लॉन्ग टर्म के लिए अगेन प्राइमरी और स्टेट कोऑपरेटिव के तौर पर बनाए। कमर्शियल बैंक एसबीआई, तुमको एचडीएफसी आईसीआईसीआई वाले खेती के लिए कर्जा देते हुए थोड़े कम मिलेंगे, क्योंकि उनको पता है डूबने का चांस ज्यादा रहता है। एक गरीब सी शेतकरी के लिए तो देख लिया, व्हाट अबाउट बाकी लोग, गरीब लोग, उसके लिए रीजनल रूरल बैंक्स। अच्छा, माइक्रो फाइनेंस। बांग्लादेश में एक आदमी था, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। उन्होंने एक ग्रामीण बैंक शुरू किया। कोई भाजी वाले को ले 10,000 का कर्जा, 15,000, वो इतना सक्सेसफुल हुआ बांग्लादेश में कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को नोबेल प्राइज दिया गया फॉर इकोनॉमिक्स। इंडिया ने तुरंत वो अडॉप्ट कर लिया माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस के जो बैंक्स है, तुमको उनके नाम पता है कोई? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, ये रहा, ये तुम्हारे इक्विटास सुना है? इक्विटास, फ्यूजन, अन्नपूर्णा, ये सब छोटे पैमाने पे 10, 15, 20, 50,000 का कर्जा देते हैं। क्योंकि माइक्रो फाइनेंस पे ये फुल फ्लेजेड नहीं, और ये गांव में ज्यादातर काम करते हैं। और ये एक्चुअली इन लोग की वजह से छोटे मोटे लोग तक पहुंच पाएंगे, नहीं तो छोटे लोग क्या करें? 10-15 हजार से कोई चालू कर सकता है माइक्रो फाइनेंस लेके, तो खाली बैठने से तो अच्छा है। तो माइक्रो फाइनेंस इंडिया का भविष्य, और इसको गवर्नमेंट जबरदस्त सपोर्ट दे रहा है। इसके साथ एक और महिला बचत गट और फार्मर्स, 10 लोग मिलकर तुम बेचो। ये सब बहुत सक्सेसफुल हो रहा है धीरे धीरे, और आगे इसकी वजह से अपने गांवों का प्रगति जरूर होगा। करेक्ट। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है।